Yoni Wongs. My name is Nampram and I am your sociology educator. आइए करते हैं माशरे से मोहब्बत। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे चैप्टर 6 कल्चरल डाइवर्सिटी। हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने मिस आउट कर दिए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे असिमिलेशन। So what is actually assimilation? This is very simple. ठीक है? So assimilation is in this individual or group adopt the custom, values and behaviors of the dominant culture. Dominant culture याद रखना है इसमें. Dominant culture often to the extent that they lose some or all of their original cultural distinctiveness. So what happens is assimilation process, उसमें जो dominant group होता है, जो submissive group होता है, वो dominant group के cultural में इतना ज्यादा गुम जाते हैं, इतना ज्यादा खो जाते हैं, वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? इसका बेस्ट एग्जांपल है इमिग्रेंट्स का। जब इमिग्रेंट्स किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में जाते हैं, वो डोमिनेंट कल्चर में जाके जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंट कल्चर, यू नो, हर किसी को एक आइडेंटिटी चाहिए होती है, हर किसी को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है। तो जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप, जो इमिग्रेंट ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करते हैं? विद टाइम उनकी कल्चर, उनकी जो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, जो कल्चरल आइडेंटिटी होती है, वो विद टाइम लूज होने लगती है। ठीक है? इट में इन्वॉल्व द सेपरेशन और लॉस ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है? दूसरा क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल ऑपोजिट ऑफ असिमिलेशन? इट इज इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? It involves the coexistence of different culture or social group within a society while maintaining their distinct identities. तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन में अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटीज, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं विद हार्मनी, विद पीस। ठीक है? इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है इन एन इंटीग्रेटेड सोसाइटी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड may live in the same neighborhoods, work together and participate in shared civic activities while preserving their unique cultural practices. जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी साथ में रहती है, सेम नेबरहुड में रहती है, उनकी एक्टिविटीज एक जैसी होती है, वो पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? सो व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द केस ऑफ इंडिया? इंडिया में क्या है? सबसे पहले हम कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया कर लेते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया क्या है? India is one of the religious countries with a large and active population of Hindus 18.45, Muslim 13.43, Christian 2.346, 1.86 and others. It is as per the 2011 census data. ठीक है? Under the 8th schedule to the Indian Constitution, the number of official languages in India are 22. 1632 different languages in many dialects. ठीक है? तो इंडिया में क्या है? अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस है, 1632 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स है। और जब हम पूछे, कोई आपसे पूछे या फिर एग्जाम में भी आ जाए, इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं? इंडिया में हम असिमिलेशन फॉलो करते हैं, इंडिया में हम इंटीग्रेशन फॉलो करते हैं। एक्चुअली जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंडिया हैज सच रिच कल्चरल डाइवर्सिटी, इसलिए इंडिया में दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में असिमिलेशन प्रोसेस भी है, इंडिया में इंटीग्रेशन प्रोसेस भी है। और हम ये भी बोल सकते हैं इंडिया ना ही असिमिलेशन फॉलो करता है, ना ही इंटीग्रेशन फॉलो करता है। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं रीजनलिज्म। एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ लव फॉर अ रीजन। रीजनलिज्म इंग्लिश वर्ड है। तो रीजनलिज्म में क्या होता है? इट इज रूटेड इन इंडियाज डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर, कास्ट, ट्राइब्स एंड रीजन्स, रिलीजियंस। रीजनलिज्म में क्या होता है कि आपको किसी रीजन से और उस रीजन की कल्चरल डाइवर्सिटी से, लैंग्वेज हो, रिलीजियन हो, उन सबसे बहुत ज्यादा प्यार हो जाना। ठीक है? उसके बाद है आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन स्टेट फॉलोड द ब्रिटिश अरेंजमेंट ऑफ डिवाइडिंग प्रोविंसेस, नेमली बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो अभी तक ब्रिटिशर्स का अरेंजमेंट फॉलो कर रहा था, और एज पर दैट अरेंजमेंट उसने प्रोविंसेस में स्टेट्स को, एरिया को डिवाइड किया था। कौन सी 3 स्टेट की बात करेंगे हम इसमें? बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा की बात करेंगे। इसका सब डिवीजन, इसका डिवीजन क्यों हुआ था? इसका डिवीजन हुआ था मल्टी एथनिक एंड मल्टीलिंगुअल प्रोविंसेस की वजह से, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, एथनिक में और लैंग्वेजेस में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, तो इस वजह से उनको डिवाइड करना पड़ा। ठीक है? उसके बाद है बॉम्बे स्टेट वाज अ मल्टीलिंगुअल स्टेट ऑफ मराठी, गुजराती, कन्नड़ा एंड कोंकणी। ठीक है? तो बॉम्बे स्टेट में क्या था? बॉम्बे स्टेट में मराठी था, गुजराती था, कन्नड़ा था एंड कोंकणी था।
वैसे ही मद्रास स्टेट में क्या था, मद्रास स्टेट में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम, मद्रास स्टेट में ये लैंग्वेजेस थी. लैंग्वेज along with the religious and tribal identity result in the formation of छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तरांचल in 2000. तो जब लैंग्वेज प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हुए तो लोगों को लगने लगा था कि हमारी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से अलग अलग है, तो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उन लोगों ने डिमांड की थी डिफरेंट स्टेट्स की, और उसके 3 बेस्ट एग्जांपल क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तरांचल इन 2000. ये PYQ में आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद है SRC. व्हाट इज एक्चुअली SRC? इट इज वेरी सिंपल. SRC इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, and when it was implemented on November 1, 1956. हम पढ़ते हैं क्यों हुआ था. After the formation of Madras, Telugu people were unhappy as Tamilians were given more importance. The Madras state बन गया था, जो तेलुगु people थे they were very unhappy क्योंकि Tamilians को ज्यादा importance मिल रही थी. उससे क्या हुआ था, therefore they rebelled for a separate state. उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट किया, उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट करी, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया for a separate state. ये नाम याद रखना, पोर्टिस श्रीरामुलु, अ फॉर्मर गांधीयन, एक फॉर्मर गांधीयन थे. उन्होंने क्या किया था, he went on a hunger strike to demand for a separate state for Telugu speaking people. उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, he went on a hunger strike, और उनकी डिमांड क्या थी, उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए था फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल. क्या हुआ था फिर, आफ्टर हिज डेथ protest continued and the government gave them Andhra Pradesh and in 1956, and that's how we got Andhra Pradesh. Okay. एक और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं. 1971 Pakistan was divided because Punjab and Urdu speaking people had more importance as compared to Bengali speaking people. पाकिस्तान का डिवीजन क्यों हुआ था, पाकिस्तान का डिवीजन इसलिए हुआ था जो पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग पीपल थे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी एज कम्पेयर टू द बंगाली पीपल, एंड दैट्स हाउ वी गॉट बांग्लादेश. ठीक है. छोटे छोटे फैक्ट से याद रखने, PYQ में आप ये पूछा गया था, छोटे छोटे सवाल है, इसको याद रखना है. अब हम पढ़ेंगे माइनॉरिटीज इन इंडिया. सो एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट डिस्क्राइब द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज. उन्होंने इसको नहीं एक्सप्लेन किया था, बट हम माइनॉरिटीज के बारे में क्या जानते हैं, racial, ethnic and religious group whose member are disadvantaged in a given society may be referred to as minorities. Minorities की जनरल डेफिनेशन हम सबको पता ही है. Minorities में क्या होता है, this term has more to do with social factors than with numbers. क्योंकि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम माशरे से मोहब्बत कर रहे हैं, माशरे सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम सोशल फैक्टर्स को देखेंगे. नंबर्स भी होते हैं बट हमारा मेन एम्फोसिस किस पे होता है, मेन एम्फोसिस है हमारा सोशल फैक्टर्स पे. फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, minorities generally have a sense of group identity, belonging together and separativeness, being isolated from others. अगर हम इसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो minorities के पास क्या होती है, minorities have their own group identity. ठीक है, वो कहते हैं कि एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. ठीक है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ओल्ड दिल्ली. अगर मैं यहाँ से केरला जाऊंगी और मुझे वहां पे कोई ओल्ड दिल्ली वाला मिल जाएगा, आई बी वेरी हैप्पी, अरे तुम भी ओल्ड दिल्ली से, मैं भी ओल्ड दिल्ली से. ठीक है, हमें क्या लगता है, हमारी खुद की ग्रुप आइडेंटिटी हो जाती है. फिर हम क्या बोलेंगे, हम लोग केरलाइट से अलग है. ठीक है, तो इट्स लाइक मिनोरिटी नहीं, इट्स लाइक आवर कल्चरल डाइवर्सिटी. ठीक है. आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मिनोरिटीज. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनोरिटी की डेफिनेशन नहीं दी थी, बट वो आर्टिकल 29 में, इन आर्टिकल 30 में मिनोरिटीज को कैसे एक्सप्लेन करता है. सबसे पहले हम आर्टिकल 29 के बारे में पढ़ेंगे. आर्टिकल 29 में देखिए, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में डिफरेंस है, वो डिफरेंस याद रखते हैं. मैं अभी बताती हूँ वो डिफरेंस क्या है. एनी सेक्शन, आर्टिकल 29 की फर्स्ट लाइन के सेकंड वर्ड पे ध्यान दीजिए. एनी सेक्शन, जो आर्टिकल 29 है, इट इज जनरली टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक. मिनोरिटी पे भी एम्फोसिस करेगा, बट आर्टिकल 29 स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक, जनरल व्यू दे रहा है वो. Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture on its own shall have the right to conserve the same. आर्टिकल 29 क्या कहता है कि कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया के किसी भी पार्ट पे रह रहा है, उसके पास पूरा हक है
वो कंजर्व कर सकते हैं किस चीज को, अपनी खुद की लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को, ठीक है। दूसरा पार्ट, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। इसको सरल भाषा में हम कैसे बोलेंगे? सरल भाषा में ऐसे बोलेंगे, जो भी स्टेट फंड देता है, स्टेट भी कोई ऐसे भेदभाव नहीं कर सकती। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई उर्दू स्पीकिंग मदरसा बनाना है, कोई छोटा सा क्लब बनाना है और स्टेट अगर फंड्स दे रही है तो स्टेट कोई भेदभाव नहीं कर सकती। मेरे पास पूरा हक है कि मैं अपनी मदर टंग बचाने के लिए वो क्लब खोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 30 के बारे में। आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट मिनोरिटीज, ऑल मिनोरिटीज। इसके सेकेंड पार्ट में आर्टिकल 29 के सेकेंड वर्ड क्या था? सिटीजन। आर्टिकल 30 का सेकेंड पार्ट है मिनोरिटीज। Minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer education institute of their choice. सरल भाषा में इसका मतलब क्या है? कोई भी अपने खुद की लैंग्वेज का, मदर टंग का, कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल लैंग्वेज का स्कूल बना सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority whether based on religion and language। जब भी स्टेट कोई, जैसे मैंने आपको बताया 29 में भी मोरलेस से, जैसे कि कोई स्टेट कोई इंस्टीट्यूशन बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है, वो भेदभाव नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है, सो इसमें मैंने सम अप कर दिया है जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। समरी में क्या है? समरी में ये है, Article 29 is more general and focuses on the preservation of cultural identity of any sections of citizen, while Article 30 specifically deals with the right of minorities। ये मैंने आपको समझा दिया था, ये मैंने सम अप करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और चलिए इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। Who is the chief architect of the Indian Constitution? अगर आपको इसका जवाब पता है, आप अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Thank you for listening to me. Please don't forget to like and subscribe for such new content. Thank you.